तो अभी तक जितने भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स हमने किए उसमें थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है हमें चीज़ें बताई जा रही थी और हम उस पर अमल दरामद कर रहे थे। जैसे a इज़ मोर देन b, a इज़ लेस देन b, a कॉस्ट मोर देन b, a कॉस्ट लेस देन b। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स थी। अभी उन्हीं स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में भी पूछा जा सकता है और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने के लिए इन मैथमेटिकल सिंबल्स की ज़रूरत होती है। अब जैसे ये हम लोगों के पास सिंबल है ग्रेटर देन का, जैसे a इज़ ग्रेटर देन b, तो फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4। इसी तरह ये सिंबल जो है वो लेस देन का है, a इज़ लेस देन b, तो आपको समझाने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि 4 इज़ लेस देन 5। अब ये सिंबल हम लोगों के पास है इक्वल टू का, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है जैसे 4 इज़ इक्वल टू 4, या 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, या 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 4, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं। अब इसी तरीके से ये साइन हम लोगों के पास होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। अब इसको समझाने के लिए मैं एक सेट बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोगों की जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर मेरे पास मौजूद है 5, 6, 7, 8, और इसी तरह मेरे पास एक सेट बी है जिसके अंदर मेरे पास मौजूद है 5। तो इस तरीके से a जो है वो b से बड़ा है, लेकिन a जो है वो b के बराबर भी हो सकता है अगर हम सिर्फ 5 को कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से ये साइन हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है लेस देन और इक्वल टू। जैसे इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि b इज लेस देन एंड इक्वल टू a। अब ये जस्ट एक ओवरव्यू था सिंबल का। अब हम आगे चल के देखेंगे कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स में इन सिंबल को यूज करते हुए किस तरीके के सवाल जो हैं हमसे पूछे जाएंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है कि L इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन N एंड N इज ग्रेटर देन P। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ जैसे L इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन N एंड n इज ग्रेटर देन p। इस तरीके से रीअरेंज हम स्टेटमेंट्स को कर सकते हैं ताकि वहां से हम अपना कंक्लूजन आराम से निकाल सकें। अब ये स्टेटमेंट किसी हद तक क्लियर है और इसकी मदद से आराम से हम अपना एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पिछली मेथोडोलॉजी से इसको लिंक करने की कोशिश करें तो हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये आ जाएगा एक हाई वैल्यू और मेरे पास ये आ जाएगी एक लो वैल्यू। इस तरीके से हाई वैल्यू में इस टाइम पे हाईएस्ट मेरे पास L है और लोवेस्ट मेरे पास P है, और इसको इस तरीके से मैं भी प्लॉट कर सकता हूं जैसे L M से बड़ा है और M जो है वो N से बड़ा है। अब वो पहला कंक्लूजन हमसे पूछ रहे हैं कि L इज ग्रेटर देन P, जो यहां से क्लियर है कि L इज ग्रेटर देन P, तो ये हमारे पास ट्रू है। सिमिलरली वो पूछ रहा है M इज ग्रेटर देन P, तो M इज ग्रेटर देन P, सो ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से E इज द राइट ऑप्शन एज इफ बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। अब इन एक्सप्रेशंस को भी हम एक साथ लिख सकते हैं जैसे A इज ग्रेटर देन B, B इज इक्वल टू H, H इज ग्रेटर देन G। अब इसको हम अपनी पुरानी मेथोडोलॉजी से लिंक करने के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गई एक हाई वैल्यू और ये मेरे पास आ गई एक लो वैल्यू। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट मेरा जो है वो A बन रहा है और B जो है वो A से छोटा है, तो उसको यहाँ पे प्लॉट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें ये भी शो है कि B और H आपस में इक्वल हैं, तो उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे शो है कि जो B और H हैं वो G से बड़े हैं, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि A इज ग्रेटर देन G। अब यहाँ से ये क्लियर है बिल्कुल, जस्ट मैं आपको पुराने टॉपिक से लिंक करने के लिए ये एडिशनल स्टेप कर रहा हूं कि मे बी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आ जाए जिसको आप अच्छे तरीके से ना समझ सको, तो यहाँ से आपकी ऑलरेडी पुराने कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस होगी, तो यहाँ से भी आप कंक्लूड कर सकते हो। नहीं तो ये जो सवाल हैं ये काफ़ी सिंपल हैं, उनके लिए ये चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पे A इज़ ग्रेटर देन G, जो क्लियर है, A हम लोगों के पास हाईएस्ट पॉइंट है, G हम लोगों के पास लोवेस्ट पॉइंट है, तो ये ट्रू है।
सिमिलरली a इज ग्रेटर देन h, तो यहां से ये भी क्लियर है कि a हम लोगों के पास एक बड़ी वैल्यू है और h छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो ये भी ट्रू है। तो सिमिलरली ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। सॉल्व करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे हमारे पास है h इज लेस देन j। अब यहां पे 2-3 पॉइंट्स आप नोट करें कि हमेशा हम ग्रेटर टू के साइन के साथ चलेंगे ताकि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ रहे और हमें अपने आंसर्स वहां से एक्सट्रैक्ट करने में आसानी रहे। अब यहां पे लिखा हुआ है h इज लेस देन j, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, जैसे j इज ग्रेटर देन h। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 5 इज ग्रेटर देन 4। अब अगर मैं इनकी जगह चेंज करूंगा तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 4 इज लेस देन 5। तो जारी बात है जिस टाइम पे मैंने इनकी जगह बदली तो ये ग्रेटर टू का साइन जो है वो लेस टू में कन्वर्ट हो गया और लेस टू का साइन ग्रेटर टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज मैंने यहां पे करने की कोशिश की। अब यहां पे मेरे पास है f इज लेस देन h, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि h इज ग्रेटर देन f। अब यहां पे मेरे पास दो पार्ट्स हैं, जो j इज इक्वल टू k, तो ये तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से यहां पे लिख सकता हूं। अब इसका एक और पार्ट मेरे पास ये था कि i इज लेस देन एंड इक्वल टू j, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं जैसे j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i। अब यहां इस एक्सप्रेशन की दो पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं और वो हम लोगों के पास ये हैं कि j जो है वो i से बड़ा भी हो सकता है या j जो है वो i के बराबर भी हो सकता है, और इन दोनों में से कौन सी काउंट होगी इसका हमें कोई नहीं आइडिया, क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना i की गिवन है और ना ही j की गिवन है, जस्ट ये साइन गिवन है जिस पे ये दो अजम्पशंस किए जा सकते हैं। अब जितना काम हमने किया इसकी मदद से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक नेक्स्ट स्टेप भी हम कर लेते हैं अगेन जिस मेथोडोलॉजी पे हम चल रहे हैं। जैसे ये हम लोगों की हो गई एक हाई वैल्यू, ये हम लोगों की हो गई एक लो वैल्यू। अब यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे j आ गया एंड देन k आ गया, फिर उसके बाद h आ गया और फिर उसके बाद f आ गया। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में जो i है वो अनसर्टेन है, एज i जो है वो j के बराबर भी हो सकता है और j से छोटा भी हो सकता है, लेकिन कितना छोटा हो सकता है इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइडेड। i इस जगह पे भी हो सकता है, i इस जगह पे भी हो सकता है, i इस जगह पे भी हो सकता है। तो कंक्लूजन 1 हमारे पास है h इज ग्रेटर देन i। अब जैसे i की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है, i यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, सो इट्स नॉट ट्रू। सिमिलरली i इज ग्रेटर देन f। अगेन i की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है, वो यहां j के बराबर भी हो सकता है और f से छोटा भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट 2 भी नॉट ट्रू है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगेन इस चीज को रीअरेंज कर लेते हैं। जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि हम ग्रेटर टू के साइन के साथ चलेंगे ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे। अब फॉर एग्जांपल यहां पे अगर a इज लेस देन b है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि b इज ग्रेटर देन a। अब यहां पे b इज लेस देन c है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि c इज ग्रेटर देन b, और इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c एंड देन d इज इक्वल टू e। अब इस एक्सप्रेशन की मदद से भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं अगेन इसकी डिटेल में जाके एक एडिशनल स्टेप भी कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हो जाती है एक हाई वैल्यू और ये मेरे पास हो जाती है एक लो वैल्यू। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि e इज इक्वल टू d। अब यहाँ पे जो d है वो c से बड़ा भी हो सकता है और c के बराबर भी हो सकता है, तो इसको मैं इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूँ कि जो हम लोगों के पास d है वो c के बराबर भी हो सकता है और c से बड़ा भी हो सकता है। अब अगेन जो c है वो बड़ा है b से और b जो बड़ा है a से। अब हम चलते अपनी पहली कंक्लूजन की तरफ, तो ये है b इज लेस देन और इक्वल टू e। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो b जो है वो e से, ये b जो है e से छोटा तो है लेकिन किसी भी हवाले से ये दोनों इक्वल नहीं है। सो कंक्लूजन 1 इज नॉट ट्रू।
दूसरा कंक्लूजन देखते हैं कि B इज लेस देन E। यहाँ पे B जो है वो E से छोटा है, सो इक्वेशन 2 ओनली 2 फॉलोज, सो B इज द राइट ऑप्शन। आई होप किसी हद तक आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पे समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करने के बाद आप मेरे सोल्यूशन से अपना सोल्यूशन जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास यहाँ पे है P इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन Z एंड Z इज ग्रेटर देन N। ये हम लोगों के पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब जितने कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस पीछे सॉल्व किए हैं उसके हवाले से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी आसान लग रहा होगा। या इसको मैं इस तरीके से भी प्लॉट अगर करने की एज अ एडिशनल स्टेप करूं आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं P M Q Z एंड N। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला कंक्लूजन है M इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Z। अब यहाँ पे M जो है वो Z से बड़ा तो है, ग्रेटर टू तो है, लेकिन इक्वल किसी लिहाज से भी नहीं है, सो कंक्लूजन 1 इज नॉट ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट हम देखते हैं N इज लेस देन P। अब यहाँ पे P जो है वो ग्रेटर है, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ P इज ग्रेटर देन N। तो P जो है वो हाईएस्ट है और N जो है वो लोवेस्ट है, तो ये कंक्लूजन करेक्ट है, ये कंक्लूजन ट्रू है, सो B इज द राइट ऑप्शन। एंड इसी तरीके से आपके सैम्पल, सिलेबस और प्रैक्टिस टेस्ट के हवाले से जितने भी वो MCQs और जितने भी उससे रेलेवेंट MCQs बनते थे वो सारे हमने नीचे प्रैक्टिस टेस्ट में अपलोड करवा दिए। अब आपने ये करना है कि उन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब वहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ी सी साइकोलॉजी इन्वॉल्व की हुई है कि जैसे ही एक सवाल आपको डिस्प्ले होगा, आप उसको आंसर करोगे, उसी टाइम पे कंप्यूटर आपको फीडबैक देगा कि आपका ये क्वेश्चन सही है या आपका ये क्वेश्चन गलत है, और दोनों सूरतों में आपको नीचे एक्सप्लेनेशन डिस्प्ले हो जाएगी। इससे जो है फ़ौरन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाती है, क्योंकि अगर बच्चे ने कोई गलती की है फ़ौरन उसे कंप्यूटर रिस्पॉन्स कर देता है कि तुमने गलती की है। तो इस तरीके से पहले सवाल से स्टार्ट करने के बाद जब आप आखिरी सवाल तक जाओगे तो आपकी ऑलरेडी एक अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स बन भी जाएंगे और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स आपके रिफाइन भी हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे हमने पहला सवाल किया और अब आखिरी किया, तो आखिरी सवाल आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग की अगेन वही बात आ जाती है कि इसकी खूबसूरती ये है कि अगर कोई रेलेवेंट सवाल आपकी नज़र के आगे से गुजर जाता है तो उसका मेन फ़ायदा हो जाता है कि उससे मिलता जुलता सवाल कोई भी आपसे पूछ लिया जाए, आप उसको फ़ौरन के फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकते हो।